हे गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएलएड स्टडी क्लासेस। आपका स्वागत है। कल आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट हो रहा है कल से, तो आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको। आज का हम पहला ही पेपर ले आए हैं, शैक्षिक मूल्यांकन एंड क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 90% यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला ही पेपर है और आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो नियरेस्ट आपके 40 से यहाँ पे 45 नंबर कंफर्म है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अच्छे से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का क्या मतलब है, जैसे कि आपको शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है। शैक्षिक मतलब क्या? शिक्षण या शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा में आपका मापन और मूल्यांकन। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन कहाँ किया जाता है? किससे रिलेटेड पूछ रहा है आपका? शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, कि शिक्षा में मापन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है आपका शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन। पहला कह रहा है, मापन तथा मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। ठीक है, मतलब जो आपका मापन है और मूल्यांकन है, ये बताता है कि जो बालक है उसके व्यवहार में, ठीक है, परिवर्तन उसके व्यवहार में जो हुआ है कहाँ तक हुआ है। ठीक है, इससे हम ये पता करते हैं। दूसरा कह रहा है कि मापन तथा मूल्यांकन में बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, संकल्पनात्मक तीनों प्रकार के मानसिक पक्ष सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम शैक्षिक मापन या मूल्यांकन करते हैं तो बालक के सभी पक्ष आ जाते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का भी करते हैं, भावात्मक पक्ष का भी करते हैं, संकल्पनात्मक पक्ष का भी हम करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मापन तथा मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है। इसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की माप की जाती है। कहने का मतलब ये है, जो मापन और मूल्यांकन होता है वो क्या होता है? मतलब व्यापक क्रिया है। ठीक है, इसमें शारीरिक विकास की भी माप की जाती है, मानसिक विकास की भी की जाती है और सामाजिक विकास की भी की जाती है। मानसिक विकास मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, शारीरिक विकास का मतलब शारीरिक विकास कितना हुआ है। ठीक है, और सामाजिक विकास में आपका नैतिक विकास भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पक्षों की मापन किया जाता है, संज्ञानात्मक का भी, शारीरिक का भी और सामाजिक का भी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि मापन के प्रकार बताइए। मतलब मापन हम कैसे कर सकते हैं, तो ये विधियां हैं, किस किस विधि से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है आपका निरपेक्ष मापन, दूसरा है सामान्यीकृत मापन और तीसरा है इप्सेटिव मापन। ठीक है, ये तीनों विधियां हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो ये पूछा हुआ था कि मापन के बस प्रकार बताइए, तो जान जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो अलग से मूल्यांकन समझ जाइए। शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मतलब शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा में हम मूल्यांकन किसका करना है? शैक्षिक मूल्यांकन करना है। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड मूल्यांकन करना है। ये जॉन डीवी कहते हैं, इनका कोटेशन है कि शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। मतलब किसमें तीन मुख्य आपके बिंदु आते हैं शैक्षिक मूल्यांकन में। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ये एक नंबर में ये भी पूछ लिया है कि मूल्यांकन के प्रक्रिया के अंग क्या हैं, तो तीन होते हैं आपके। एक तो होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है शिक्षण अनुभव, तीसरा होता है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो
मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि जो शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है। और अधिगम अनुभव, ठीक है, अधिगम के अनुसार जो भी अधिगम किए हैं उससे हमें क्या अनुभव मिला है वो मूल्यांकन करता है। और व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम के बाद क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन का ये मेजरमेंट करता है। तो ये 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिसका मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मूल्यांकन तथा मापन में अंतर बताइए। तो देखिए, मापन और मूल्यांकन दोनों ही क्या करता है, शैक्षिक योग्यताओं को बताता है, ठीक है, लेकिन इनमें भी अंतर होता है। आइए जानते हैं क्या अंतर होता है मूल्यांकन और मापन में। क्या कह रहा है, मूल्यांकन एक व्यापक संप्रत्यय है, मतलब कि क्या है, मूल्यांकन होता है वो अनवरत चलता रहता है, ठीक है, वो आजीवन चलता रहता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। और मापन जो होता है आपका, जो मापन है वो मूल्यांकन का ही भाग है, ठीक है, मापन क्या है, मूल्यांकन का भाग है। दूसरा क्या कह रहा है, मूल्यांकन में विकास के सभी पक्ष आते हैं, जैसे जो भी विकास हुआ है आपका, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो मापन होता है, किसी निश्चित वस्तु का मापन किया जाता है, जैसे कि हम अभी बताएं कि मूल्यांकन का ही भाग होता है मापन, ठीक है, मापन जो होता है वो भाग होता है किसका, मूल्यांकन का। तो जो मूल्यांकन होता है वो समस्त चीजों को ध्यान में रख के मूल्यांकन करता है, ठीक है। और मापन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज का करता है, जैसे कि आप बस शारीरिक मापन कर लीजिए, या बस संवेगात्मक मापन कर लीजिए, ठीक है, या बस संज्ञात्मक मापन कर लीजिए। तो आप मापन की मदद से पर्टिकुलर चीज का भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आप संकीर्ण धारा है, जो पार्ट है किसका, मूल्यांकन का ही। जैसे इस फिगर समझ सकते हो कि आपका ये मापन इतना सा मापन है, ठीक है, तो ये पूरा आपका मूल्यांकन है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मापन जो होता है ये मूल्यांकन का ही भाग आता है, या मूल्यांकन का ही पार्ट होता है, ठीक है। मापन का क्षेत्र कम होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र ज्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ठीक है, अंतर पूछा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है मूल्यांकन की विशेषता बताइए। मतलब मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, मूल्यांकन से हमको क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। कह रहा है मूल्यांकन एक व्यापक क्षेत्र है, ये मैंने पहले बताया, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, यह हमेशा चलती रहती है। और तीसरा है, यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अंग है, मतलब संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था, ठीक है, शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं सबका मापन करता है। और पांचवा कह रहा है मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब कि जो मूल्यांकन होता है वो उद्देश्य उसका निश्चित होता है, ठीक है, कि किस चीज का मापन करना है, उसका उद्देश्य केंद्रित होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है सतत मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन तो पढ़ लिए, अब मापन भी पढ़ लिए, उनका अंतर भी समझ लिए, ठीक है, मूल्यांकन और मापन का अंग भी पढ़ लिए। अब कह रहा है सतत मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का ही पार्ट होता है सतत मूल्यांकन, टाइप है। तो सतत का देखिए अर्थ यहीं से निकल जाता है, सतत मतलब लगातार होता है, ठीक है, लगातार। तो हम लगातार क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। तो देखिए, शब्द से खेलिए, शब्द जो कह रहा है उसका अर्थ निकालिए, उससे भी आप लिख सकते हैं चीजों को। तो क्या कह रहा है, सतत मूल्यांकन ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ चलती रहती है, मतलब क्या, लगातार रहती है। आप बच्चे को कुछ सिखाते हो उस टाइम भी आप मूल्यांकन करते हो, ठीक है। जैसे कि कोई एक पाठ पढ़ाया आपने, चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद तुरंत बच्चों का मूल्यांकन किया, मतलब कि उनसे क्वेश्चन पूछा कि उनको कहाँ तक समझ में आया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो सतत मूल्यांकन होता है वो लगातार चलता रहता है, वो पढ़ाने के दौरान भी होता है, फिर पढ़ाने के बाद भी हम करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जिसमें शिक्षार्थी के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कि शिक्षार्थी में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके व्यवहार में, तो उनका मूल्यांकन हम लगातार करते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक अध्याय के उपरांत शिक्षण के दौरान विभिन्न तरीके से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कि हम पढ़ाते समय भी उनका मूल्यांकन करते हैं और पढ़ाने के बाद भी मूल्यांकन करते हैं, ये आपका सतत मूल्यांकन है।
अब कह रहा है सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए सॉरी, सतत मूल्यांकन मतलब कौन शुरू किया था, और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, तो ये शुरू किया गया था सीबीएसई द्वारा, ठीक है। सीबीएसई फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सतत मूल्यांकन किया गया था और व्यापक मूल्यांकन का शुरू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं, मतलब कि हम मूल्यांकन के बच्चों के किस किस पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला है संज्ञानात्मक मूल्यांकन, जैसे कि बच्चे के ज्ञान से संबंधित चीज़ें का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। भावात्मक इमोशंस जो होते हैं उनका वो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तीसरा है संकल्पनात्मक देखिए संकल्पनात्मक, ठीक है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो ये 3 पक्ष होते हैं जिनका हम मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सतत मूल्यांकन क्या है। गाइस वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन, ठीक है, ये सीबीएसई द्वारा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है ज्ञानात्मक के पक्ष क्या होते हैं। जैसे कि हम ये ब्लूम ने बताया था कि जो भी आप ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं उनके अंतर्गत किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये ब्लूम ने बताया था। इसके अंतर्गत 6 पक्ष आते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 पक्ष आते हैं। पहला आपका ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण, ठीक है। तो ज्ञान मतलब सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद हम उसको समझते हैं, बोध मतलब समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद संश्लेषण मतलब पहले विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण मतलब तोड़ना, ठीक है, चीज़ों को तोड़ते हैं। उसके बाद हम संश्लेषण, तब चीज़ों को हम जोड़ना सीखते हैं। यहाँ एक और था 1 2 3 4 5 6 नंबर छूट गया, यहाँ पे अपन मूल्यांकन होता है, ठीक है, मूल्यांकन। तो ये पूछता भी है कि सर ये आपका ऐसे चलता है, पहले आपको ज्ञान की प्राप्ति करोगे, ठीक है, उसके बाद बोध करोगे, समझोगे उसको, उसके बाद उसका प्रयोग करोगे, तब उसका विश्लेषण करोगे, फिर संश्लेषण करोगे, तब जाके आप उसका मूल्यांकन करोगे, ठीक है। तो ये ब्लूम द्वारा बताए गए, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष है, ये ब्लूम द्वारा बताए गए ज्ञानात्मक पक्ष है जो 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ आपका मूल्यांकन छूट गया, छठवां, ये मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट भावात्मक पक्ष क्या है, ये भी ब्लूम बताए थे, ब्लूम द्वारा। तो ये 5 होते हैं भावात्मक पक्ष आपके, कौन कौन से होता है, ध्यान देना, फिर अनुक्रिया करना, अटेंशन देंगे, फिर क्या करेंगे, उसके प्रति रिस्पॉन्स देंगे, फिर उन्मूलन होगा, फिर व्यवस्थापन होगा, तब क्या होगा, चरित्रीकरण होगा, तब हमारा चरित्र निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करिए, मतलब मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, क्या उसका लक्ष्य होता है। तो पहला है पृष्ठपोषण के रूप में, मतलब फीडबैक देते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर लिए, ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन के बाद उसके लाभ या हानि के बारे में या उसका कमियों और अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, वो आपका फीडबैक हो गया। फिर अधिगम में वृद्धि करते हैं, जैसे मूल्यांकन कर लिए तो फिर अधिगम में कहाँ त्रुटि हो रही है उसको सुधारते हैं, तो इससे क्या होगा, अधिगम में वृद्धि होती है। उसके बाद शिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ाना, मतलब कि हम मूल्यांकन के बाद ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ चीज़ें में कमी रह गई है, फिर उसको सुधारेंगे। अब जब चीज़ों को सुधारेंगे तो क्या होगा, शिक्षण क्या होगा, गुणवत्तापूर्वक रहेगा। चौथा है निर्देशन निर्देशन चयन वर्गीकरण में सहायक होता है, मतलब जैसे मूल्यांकन कर लिए तो हम कमियां बताएंगे, उसके बाद उसका फायदा भी बताएंगे, तो निर्देशित मतलब कि क्या करेंगे, उनको निर्देश देंगे कहाँ क्या सुधारना है, ठीक है। फिर चयन में सहायक मतलब कि पाठ्य पुस्तक में सहायक, मतलब चयन करने में कौन सी पाठ्य पुस्तक कब देनी चाहिए, कब पढ़ानी चाहिए, ठीक है। और वर्गीकरण में, और मतलब कि निर्देशन चयन और वर्गीकरण में सहायक होता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन के
भावात्मक पक्ष क्या क्या है? तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष देख लीजिए। तो वो रुचि हो गया, आपका मूल्य हो गया, मूल्य मतलब नैतिक मूल्य, दृष्टिकोण हो गया, मनोवृत्ति हो गया और अभिवृत्ति हो गया। ये आपके क्या होते हैं? भावात्मक पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा मूल्यांकन में दो मूल्यांकन क्या क्या है? ठीक है, सॉरी, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन क्या क्या है? तो युग्म मूल्यांकन मतलब वो ये होता है जो छात्र और छात्राएं होते हैं एक दूसरे का मूल्यांकन करें। ठीक है, मूल्यांकन एक दूसरे से कैसे करते हैं? जैसे कि हम कोई भी पाठ्य पुस्तक या किसी भी चीज को लर्न किए होते हैं, याद किए होते हैं, तो हम अपनी कॉपी दूसरे को दे देते हैं, वो हमसे पूछता है, ठीक है, हमारा मूल्यांकन करता है, हम उसका करते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें छात्र तथा छात्राएं परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, मूल्यांकन मतलब दो लोग इसमें क्या करते हैं? एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मूल्यांकन के दो प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? ये आपके जैसे कि क्लास लेते हैं उसके बाद तुरंत मूल्यांकन कर देना, जैसे कि पाठ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेते हैं पढ़ाने के बाद, तो ये क्या होता है? लगातार होता है, ये रचनात्मक होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। और योगात्मक मतलब कि जैसे कि आपका एग्जाम होता है 6 महीने पे, सेमेस्टर वाला एग्जाम हो गया, अर्धवार्षिक एग्जाम हो गए, तो वो क्या होता है आपका योगात्मक मतलब? युग मतलब क्या? बहुत मतलब कि इस समय अंतराल के बाद होता है, कुछ समय अंतराल के बाद होता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें मूल्यांकन के बाद खुद को हम संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है? ये टाइम टाइम पे होता रहता है। तो यहाँ से सीख लीजिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? ये अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है। अल्पकालिक निर्णय मतलब क्या? तो कम समय में ही हम इसको क्या करते हैं? बता देते हैं। जैसे रचनात्मक मूल्यांकन किए और मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं मूल्यांकन कर रही हूँ आपका, उसके बाद तुरंत मैं रिजल्ट भी बता दूंगी। तो रचनात्मक मूल्यांकन में रिजल्ट तुरंत मिलता है। ठीक है, और ये कैसे कर सकते हैं? तो ये मौखिक परीक्षण से कर सकते हैं, पोर्टफोलियो से भी कर सकते हैं, अभिलेख से भी। मौखिक परीक्षण मतलब क्या? तुरंत हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपका उसका आंसर आंसर दोगे तो उसके आधार पे हम आपका परीक्षण कर लिए। और पोर्टफोलियो वो होता है ना कि पोर्टफोलियो में जैसे कि जब भी हम स्कूल्स वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो वो डायरी बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें हमारे सारे क्रियाकलापों को लिखा जाता है, हमारे शैक्षिक योग्यता को लिखा जाता है, हमने किस एग्जाम में कितना मार्क्स लाए, फिर टेस्ट में कौन सा मार्क्स कितना लाए, तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं? आपका मूल्यांकन कर देते हैं। फिर अभिलेख, अभिलेख में भी आपके योग्यताओं के बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो इसको देख के भी करते हैं। तो ये रहा आपका रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम जिससे हम करते हैं। अब योगात्मक, योगात्मक अभी हम बताए हैं कि क्या होता है। ये अधिक समय के बाद होता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है आपका। तो ये क्या है? ये यह मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय को लेने में सहायक होता है, मतलब कि दीर्घकालीन, ज़्यादा समय के बाद। ठीक है, जैसे कि 6 महीने पढ़ाइए तो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है तब निर्णय आता है। ठीक है, 1 साल के बाद वार्षिक होता है तो 1 साल के बाद निर्णय आता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से हम इसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन हम वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से करते हैं, या सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं 6 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए, या जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो जानते हैं क्या है। कह रहा है प्रश्न संक्षिप्त हो, उसकी भाषा सरल हो, मतलब जो भी हम प्रश्न पूछे एकदम लंबा चौड़ा ना पूछे, ठीक है, शॉर्ट में ही पूछे। और लेकिन जो भी उसकी भाषा यूज करे वो किताबी भाषा ना हो, मतलब टीचर की लैंग्वेज हो, बच्चों को समझ में आए क्वेश्चन की पूछ क्या रहा है। दूसरा ये है कि शिक्षार्थी के मानसिक विकास के अनुकूल हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछ दिए, ठीक है, वो बच्चा क्लास 5 में है, आप क्लास 6 का और 7 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनके मानसिक अनुसार, जो मानसिक विकास है उनका, उनके अनुसार पूछना चाहिए। ये थर्ड कह रहा है
कि प्रश्न दुविधा उत्पन्न ना करे। जो भी आप प्रश्न पूछें तो उसमें क्या हो, दुविधा ना हो, ठीक है, एकदम क्लियर और स्पष्ट रहे। चौथा कह रहा है उनमें क्रमबद्धता हो, ठीक है, क्रम के अनुसार रहें, ठीक है। ये थे आपके अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं या प्रश्न पूछने में सावधानियां। दोनों में से कुछ भी पूछे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छे परीक्षण के गुण। जो भी परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी परीक्षण करते हैं उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहला तो होना चाहिए वैधता, ठीक है। दूसरा होना चाहिए विश्वसनीयता। तीसरा वस्तुनिष्ठता। चौथा विभेदन शक्ति और चौथा मानक। तो इसमें से आपका ये पूछता है वैधता और विश्वसनीयता। आइए जानते हैं क्या होता है। ये अच्छे परीक्षण के गुण है। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है, किसी को स्किप मत करिएगा। जैसे पहला है आपका वैधता। वैधता का क्या है, वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी। तो इसका मतलब ये होता है जिस मापन के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है उसी का मापन करें। मान लीजिए कि कोई परीक्षण आप बनाए हो, ठीक है, और वो परीक्षण का उद्देश्य हुआ कि इसी चीज का मापन करेगा, तो वो परीक्षण उसी चीज का मापन करता है जिसके लिए वो बनाया गया होता है, वो आपकी उसकी वैधता, आपको वैलिडिटी कहलाती है। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है, रियलाइबिलिटी क्या होती है, कह रहा है ना कि यदि एक व्यक्ति की परीक्षा बार बार ली जाए तो उसका अंक नहीं बदलना चाहिए। मान लीजिए जो भी आप परीक्षण बनाए हो, ठीक है, तो किसी बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हो या परीक्षा ले रहे हो, तो उसका जो भी अंक आ रहा है सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए। मान लीजिए एक बार आप परीक्षा लिए तो 20 नंबर आया, फिर दूसरी बार परीक्षा लिए उसी परीक्षण से, तब भी 20 ही आना चाहिए। नहीं कि पहली बार 10 आया इसमें 5 आ गया, तो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षण तभी विश्वसनीय कहा कहलाएगा जब क्या एग्जैक्ट मतलब माप मतलब परीक्षण करता हो। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, मतलब बच्चों से हम प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो इससे उनके मानसिक स्तर का पता चलता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे अपने हिसाब से अपने मानसिक विकास के अनुसार उत्तर देंगे उसका, उससे क्या करता है, उनके मानसिक विकास का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नों के प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रकार मतलब कितने प्रकार, किस किस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो पहला वस्तुनिष्ठ होता है, दूसरा निबंधनात्मक होता है, निबंध ऐसे टाइप का, ठीक है, इसको हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब इसका वो आंसर फिक्स रहता है, जैसे इसमें एमसीक्यू आ गया आपका, फिर रिक्त स्थान आ गया, ठीक है, फिर मिलान करना आ गया, फिर सत्य असत्य आ गया। मतलब वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन का आंसर फिक्स रहता है, लेकिन जो निबंधात्मक होते हैं ऐसे टाइप्स के होते हैं उसका आंसर फिक्स नहीं रहता है, आप अपने अनुसार उस चीज का आंसर देते हो। अब देखिए यहाँ पे आगे जो मैं बताई कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला कि बहुविकल्पी एमसीक्यू होता है, ठीक है, एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक उसमें से सही होता है। दूसरा होता है मिलान करने वाला, जैसे कि ऐसे आपका इधर क्वेश्चन दे दिया है और इधर क्वेश्चन इसको मिलाते हैं, ए बी सी डी यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, वो मिलान करने वाला। फिर सत्य असत्य वाले आ गए, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले आ गए, ठीक है, ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रश्न निर्माण में ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात तो यही पूछ लेगा कि ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है। तो आपका ब्लूप्रिंट होता है प्रश्न निर्माण से संबंधित। ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। ब्लूप्रिंट कह रहा है प्रश्नों के प्रकार एवं उसकी संख्या का विवरण तैयार करना। मतलब जो भी आप प्रश्न तैयार कर रहे हो परीक्षण के लिए, एग्जाम के लिए, तो आप क्या करो, उनका संख्या पहले से निर्धारित कर लो कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, और उनका प्रकार किस किस प्रकार के प्रश्न आप वहाँ इंक्लूड कर रहे हो, बहुविकल्पी कर रहे हो कि ऐसे टाइप से निबंधात्मक कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है। अब आ गया क्वेश्चन कि निबंधनात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए या परीक्षण बताइए। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं निबंध टाइप के वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है वर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब क्या करते हैं, वर्णन करते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। और एक दूसरा होता है विचारात्मक, अब इसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है।
और ये जो प्रश्न होता है भावात्मक चीज से रिलेटेड होता है, हमारे इमोशंस अपना व्यक्त करते हैं। आलोचनात्मक मतलब इसकी मदद से हम क्या सही है क्या गलत है ये देखते हैं, सही गलत अपने तरीके से बताते हैं। तो ये आपका निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार हो गए। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से मैं बता देती हूँ, स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिए, आपको सब कर ले जाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका, निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है जो बच्चों की कमियों का पता लगाता है, ठीक है। तो निदात्मक परीक्षण के माध्यम से बालक के कमियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, इससे क्या होता है, इसके माध्यम से कमियों को दूर किया जाता है, ठीक है। उपचार मतलब क्या, जैसे कि उपचार मतलब रिमेडियल, मतलब आप जब भी आपको बीमारी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको उपचार करता है, ठीक है। और डायग्नोसिस आपका होता है क्या, ये निदानात्मक, जैसे ये क्या करता है हमारे, हम डायग्नोसिस सेंटर जाते हैं क्या, जैसे कि एक्सरे कराना या कुछ कराना, तो हमारे रोगों को बताता है। उसी प्रकार निदानात्मक परीक्षण क्या करता है कि छात्र में क्या कमियां हैं वो बताता है बस। और जो उपचारात्मक परीक्षण है उस कमियों को दूर करता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, आप निदान के पास से जाते हो और अपना अल्ट्रासाउंड या कुछ भी लेके आते हो तो उसके बेस पे दवा देता है, वैसे ही जब निदान हो जाता है तो उपचार के माध्यम से कमियों को दूर किया जाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जिसे इसमें 25 क्वेश्चन थे और इसका आपका पूरा सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएगा इसमें से 90%। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।